गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आज ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर और हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, रेप्सिन। देखिए पेप्सिन तो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा इसका उत्तर सी। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए पचाने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशीलता प्रोटीन केसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है और दूध को दही के रूप में जमा देता है। ठीक है, तो दूध में जो प्रोटीन घुली रहती है उसका नाम क्या है? केसीन। इसको पचाता है कौन? रेनिन एंजाइम। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद यहाँ हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हड्डियों में मिलेगा, दांतों में मिलेगा। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन का भार 65% सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, 1.4% कैल्शियम है और कैल्शियम से कम है 1.1% फॉस्फोरस। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा आंसर क्या है यहाँ पर? कैल्शियम। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा आपको कौन से फल में? करौंदे में। तो करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा यानी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में उपयोगी होता है और जो आयरन होता है वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, लोहा पदार्थ जो है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो आयरन के लिए हीमोग्लोबिन में आयरन की उपस्थिति रहे, ठीक है, उसकी पर्याप्त मात्रा बनी रहे, इसके लिए करौंदा लाभदायक है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इनमें विटामिन को, ऑप्शन नंबर डी। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में विटामिन सी की आवश्यकता होती है या विटामिन सी मदद करता है किसके अवशोषण के लिए? कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम या आयरन? देखिए विटामिन सी जो मदद करता है वो आयरन यानी लोह के अवशोषण में करता है। तो विटामिन सी लौह के अवशोषण में सहायक होता है। नंबर 6 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैंगनी रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का? सबसे क्रियाशील प्रकाश है कौन सा? लाल रंग का, लाल प्रकाश। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल प्रकाश जो होता है वो क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद ही रिलीज करते हैं ना वो। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती हो गई, ठीक है, पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं O2 को। CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 मुक्त होती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? ग्लूटेन या लाइसिन? ग्लूटेन, ऑप्शन नंबर ए। तो गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है और सख्त गेहूं में ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा जो है वो कम होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? देखिए, जो थायरॉक्सिन होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो ये तो मेल फीमेल दोनों में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन केवल पुल्लिंग मतलब मेल्स में होता है, मेल में। स्त्रीलिंग हार्मोन्स है यहाँ पर एस्ट्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोन, ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। तो एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। यहाँ पर बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो मेल हार्मोन्स है, पुल्लिंग हार्मोन्स है। और पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 में था वो भी एक मेल हार्मोन्स है, पुरुष हार्मोन्स है। जबकि बात करें थायरॉक्सिन की तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब महिलाओं और पुरुषों दोनों में। 10वां प्रश्न है, प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? तो प्यास मतलब हो गई थ्रस्ट। तो देखिए, भूख हो गई, प्यास हो गई, ये सब मतलब हंगर, थ्रस्ट, और ये बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो प्यास हो गया, तापमान नियंत्रण हो गया, घृणा हो गई, आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, रक्तदाब हो गया, जल के उपापचय, पसीना आना, गुस्सा आना आदि जो है ये सब इसी के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। अतः अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है ये। 11वां प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने यह खोज की थी कि जो मलेरिया है ना, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है और इसकी वाहक होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। बाकी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। यहाँ उत्तर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर सी। और लेमार्क डार्विन के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य करती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में, सर रोनाल्ड रॉस को। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस द्वारा होता है? तो मलेरिया तो ऊपर देख ही लिया आपने, परजीवी के द्वारा होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है और इस रोग के कारण जो आपका लिवर है, मतलब जो यकृत है, उसमें सूजन तथा जलन पैदा हो जाती है। नंबर 13 पर आ जाइए। समुद्री घास निम्नलिखित में से समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या पाया जाता है समुद्री घास में? आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। तो आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत होती है समुद्री घास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैल्प, नौरी आदि। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो हैं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, अब देखिए, क्रिया के अंतिम चरण में जो अधिकांश ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाई जाती? बैक्टीरियल मतलब जीवाणु कोशिका में, और नीली हरी शैवालों में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका की कोशिका द्रव्य में तो ये बिखरे रहते हैं ना। ठीक है, नहीं ठीक है। और बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव, पादप मतलब प्लांट जितने पेड़ पौधे हैं, और जंतु जो दूसरे जानवर हैं, उनके कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं ये कोशिकांग। नंबर 15 पर आ जाइए। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, मतलब आरबीसी की बात कर रहा है, रेड ब्लड
कॉर्पसल्स, ये बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन और मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या स्प्लीन या इसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो स्प्लीन या प्लीहा को इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और आरबीसी बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। हिस्ट्री के कुछ प्रश्न स्टार्ट हो गए यहाँ पर। नंबर 16 पर आ जाइए। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी दुअस्पा सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत? अकबर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका उत्तर है जहांगीर। तो मनसबदारी व्यवस्था से स्टार्ट करें तो इसकी शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी और मनसबदार के साथ 1594-95 में सवार का पद भी जुड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था की। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? कौन सा विजयनगर शासक था वो जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? इसका उत्तर कृष्णदेव राय कतई नहीं है। इसका उत्तर हरिहर प्रथम भी नहीं है। इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये नाम याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य शासक देवराय द्वितीय ने सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ की। नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से किस शासक ने आइन-ए-दहसाला पद्धति की शुरुआत की? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर भी पता ही होगा आपको, अकबर है। तो आइन-ए-दहसाला मुगल साम्राज्य में, वैसे तो देखिए जो उसका टोडरमल था उसके द्वारा स्थापित की गई भूराजस्व व्यवस्था है ये, लेकिन उत्तर अकबर ही होगा ऊपर। तो आइन-ए-दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भूराजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, भूराजस्व व्यवस्था की पद्धति थी और इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। और आइन-ए-दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अकबर के साथ टोडरमल का नाम है तो क्या लगाएंगे आंसर? टोडरमल। अब इसी से रिलेटेड एक अगला प्रश्न बनाया गया है, इसका उत्तर दीजिए। तो मुगल काल में निम्नलिखित में से किस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी? बताइए। परती भूमि, बंजर भूमि, पोलज भूमि, चाचर भूमि। देखिए इनमें से एक भूमि ऐसी है जिस पर खेती ना के बराबर होती थी। ठीक है, उसका उत्तर बंजर भूमि है। पोलज भूमि, परती भूमि। परती भूमि में 1-2 साल के बाद खेती की जाती थी, 1-2 साल उसको परती छोड़कर। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पोलज भूमि। पोलज भूमि मुगल काल में ऐसी भूमि थी जिस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। तो देखिए आइन-ए-दहसाला, जैसा कि आपने ऊपर देखा, आइन-ए-दहसाला व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही भूमि की पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। और जो टैक्स है ना, टैक्स जो कर लगाया जाता था वो इन भूमि के आधारित, इन भूमि के आधार पर ही लगाया जाता था। यानी अगर पोलज भूमि है, पोलज भूमि मतलब जो खेती है जिस भूमि पर नियमित रूप से की जाती थी उस पर ज़्यादा टैक्स। ठीक है, पोलज भूमि कौन सी भूमि हो गई? इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। और परती भूमि, यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्ष तक परती पड़ी रहती थी। बात करें चाचर भूमि की, तो ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, चाचर भूमि। और बंजर भूमि मतलब निकृष्ट कोटि की भूमि होती थी, जिसे लगभग 5 वर्ष तक काश्त के रूप में प्रयोग में लाया जाता था या फिर खेती नहीं होती थी इस पर। ठीक है, लगान के लिए जो है प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था। लगान खेती के लिए प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? देखिए इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक उत्तर तो नहीं होंगे इसके,
लेकिन यहाँ क्या पूछा, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और दूसरी बात इसकी होती है कि 2 बार शासक कौन बना। ठीक है, शासक के नाम से पूछेगा तो हुमायूं 2 बार शासक बना है, लेकिन 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ है वो किसका हुआ है, औरंगजेब का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। तो देखिए, आगरा पर कब्जा करके जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक जो है किया था, कब किया था, 31 जुलाई 1658 में। ठीक है, दिल्ली में करवाया था। और किस नाम से, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से। ठीक है, आगरे पर कब्जा करके दिल्ली में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया 31 जुलाई 1658 को। और देवराई और खजूबा युद्ध में सफल होने के बाद उसने 15 मई 1659 को दिल्ली में प्रवेश किया, जहां शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 को औरंगजेब ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो एक बार कब, 1658 में, फिर अगले ही वर्ष 1659 में। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है, औरंगजेब का। अब बात करें अगर हुमायूं की, तो हुमायूं जो है पहली बार 1530 में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, 9-10 वर्षों के बाद 1540 में उसे शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया। फिर 1555 में हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा, और सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूर को पराजित करके वो पुनः शासक बना। तो 2 बार जो शासक बना है वो हुमायूं बना है। ठीक है, और 2 बार राज्याभिषेक हुआ है किसका, तो औरंगजेब का। इस तरह के प्रश्न कभी कभार जो है डिलीट भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक आंसर निकलते हैं, लेकिन इस तरह से लेकर चलेंगे कि राज्याभिषेक किसका हुआ है 2 बार, तो औरंगजेब का, और 2 बार शासक बना है कौन, हुमायूं, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।